गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ज्योग्राफी विषय में टॉपिक है वनों से लाभ तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वन नीति। ठीक है। इसमें कल हमने वन संपदा से उत्तर प्रदेश की जो वन संपदा है उससे संबंधित कई बातें आपको बताई थी कि किस तरीके से 1998 में राज्य सरकार ने वन नीति की घोषणा करी, जिसमें उसने बताया मतलब ये घोषणा करी, ये निश्चित किया गया कि पूरे देश के टोटल 33.33% भाग पर जो है वन लगाए जाएंगे। उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश ने भी अपनी वन नीति जो थी 26 दिसंबर 1998 को लागू करी और उसमें भी इसी तरीके से 33.33% जो भूमि है टोटल उत्तर प्रदेश की, उस पे वन को आच्छादित करने की बात कही गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल जो है 5 रिपोर्ट में पता चला कि 5.96% पर ही वन लगाए गए थे। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि कौन कौन से अधिक वन वाले प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में, जिले हैं, और कौन कौन से कम क्षेत्रफल जिन पे वन हो रहे हैं वो वाले जिले हैं। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था उसको, वनों को। 3 प्रकार के वन थे। फिर उसके बाद वनों का प्रशासनिक विभाजन, जिसमें हमने आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक और निजी वन, ये सब आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे वनों से क्या लाभ है। तो वनों से जैसा कि आपको पता है बहुत ही लाभ है। लकड़ी मिलती है हमें, पशुओं की चराई का साधन है वन, और भी बहुत सी जड़ी बूटियां, इस ऐसे ऐसे पत्ते जिससे ना बहुत बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। इस तरीके से वनों से काफी मात्रा में चीजें प्राप्त होती हैं। तो एक वन बाई वन करके लेंगे हम लोग कि क्या क्या लाभ है उसे। आप देखिए, सबसे पहले वनों के कारण नंबर 1, सबसे पहला है वनों के कारण वायु और जलवायु। वनों से वायु तथा मृदा अपरदन, वायु तथा मृदा अपरदन तथा बाढ़ की से भूमि की रक्षा होती है। ठीक है। सबसे पहला जो लाभ है वो है वनों से जितना भी वायु तथा मृदा अपरदन, अपरदन का अर्थ हमने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि अपरदन होता है कि एक जगह से मिट्टी का बहुत सारे जरिए हैं जिससे उड़कर तेज हवाएं, तूफान, आंधियों से मिट्टी का उड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, या फिर नदी के बहाव से, जल के बहाव से, तीव्र बहाव से मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, तो वो अपरदन है। तो यहाँ पे तेज वायु से और मृदा जो मिट्टी का अपरदन होता है बाढ़ के कारण, उससे भूमि की रक्षा होती है। ज्यादा से ज्यादा वन लगे होंगे तो जो पेड़ की जड़ें होंगी वो भूमि की मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी और ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जो है ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाएगी सघन वनों के कारण। फिर दूसरा है आपका वनों की पत्तियों से वनों की पत्तियों के गिरने तथा सड़ने गलने से क्या होता है? खाद बनती है, भूमि में उर्वरता पैदा होती है।
ठीक है। दूसरा इसका महत्व जो है, पत्तियां गिरेंगी पेड़ों से और फिर वो सड़ गल जाएंगी, तो उससे जितनी भी भूमि है वन की, उसमें उसकी उर्वरता में वृद्धि होगी। फिर है वायुमंडल में तीसरा लाभ है वायुमंडल में CO2 और O2, CO2 और O2 संतुलन तथा जलवायु को ठीक है। जो आप वन जहां मतलब वन सघन वन होंगे तो वायुमंडल में CO2 और O2 जो है वो वातावरण में संतुलन बनाए रखेंगी और जलवायु को एक जैसा बनाए रखेंगी, ये वाली दोनों गैसें। फिर चौथा है आपका प्राकृतिक सौंदर्य में, पेड़ अधिक होंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होगी। फिफ्थ, जीव जंतुओं को संरक्षण मिलेगा। अधिक वनों से जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अधिक घने वन होंगे तो जो भी जीव जंतु हैं वो अच्छी तरीके से रह सकेंगे वहां पे। उनके ज्यादातर शिकारी लोग शिकार नहीं करेंगे, खाने के लिए घास वगैरह जो है उनको अच्छी मात्रा में मिलेगी पशुओं को। फिर है वर्षा कराने में वनों का सहयोग रहता है। ठीक है, अधिक वर्षा कराने में वन जो है कारगर होते हैं। अधिक वन होंगे तो बारिश भी जो है कराने में सक्षम होंगे वो। फिर है सातवां, जैव तथा पर्यावरणीय जैव और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। अधिक से अधिक वन होंगे तो जैव और जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहेगा, उसमें सामंजस्य रहेगा। अगला लाभ देखते हैं, आठवां कौन सा है? देखिए, वन जो है बहुत तरीके का हमें ऐसी चीजें देते हैं जिनसे हमारे उद्योग पर वो उद्योग टिके हुए हैं। तो जो चीड़ का पेड़ है, चीड़ का पेड़, राल, चीड़ के पेड़ से राल का विरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। अगला भोजपत्र का एक वृक्ष होता है, से कागज
भोजपत्र वृक्ष से जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें कागज की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही जो भोजपत्र कागज है वो उपयोग में लाया जाता रहा है भारत में। अगला वृक्ष है आपका खैर वृक्ष। खैर वृक्ष, इससे कत्था बनता है। खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। अगला आपका है सेमल और गुलेर के वृक्ष। सेमल, गुरेल वृक्ष से माचिस की तीली, तथा डिबिया बनाई जाती है। सेमल और गुरेल वृक्ष जो होता है उसकी छाल और लकड़ी से जो है वो माचिस की तीलियां और डिब्बी, माचिस की डिब्बी बनाई जाती है। बबूल की छाल से रंग, चमड़े की रंगाई के लिए रंग बनाया जाता है और भी दूसरे रंग बनाए जाते हैं। बबूल की छाल से रंग प्राप्त होता है। सारे एक के बाद एक आप देखते जाइए इससे कितने वनों से लाभ होते हैं। फिर इसके बाद है तेंदू के पत्ते। तेंदू का जो पत्ता होता है क्या बनती है? बीड़ी। फोर्टीन, तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनाई जाती हैं। बैंत जो होते हैं, बैंत होता है उससे आपका डंडे, फर्नीचर, तथा उसकी लुगदी जो होती है, मतलब उसकी मतलब बैत के पेड़ की जो लुगदी होती है उससे कागज का निर्माण किया जाता है। कागज बनाने के लिए और भी बैत के साथ बांस होता है। बांस और घास की जो लुगदी होती है उन सबको मिला के कागज का निर्माण, रफ कागज का निर्माण, जो वैसा पेपर होता है अखबारी कागज, उसका निर्माण किया जाता है। फिर है साखू और महुए के पत्ते। साखू व महुए के पत्तों से पत्तल और दौने काय काम में आते हैं? पत्तल और दौने दावत खाने के, तो पत्तल और दौने के का निर्माण किया जाता है साखू और महुए के पत्तों से। फिर है रबड़ का वृक्ष। रबड़ वृक्ष जो है वो क्या देता है हमें? रबड़। रबड़ के वृक्ष से रबड़ प्राप्त होती है। फिर इसके बाद है ताड़ और खजूर, खजूर का पेड़। ताड़ व खजूर के पेड़ से ताड़ी, ताड़ी क्या है?
नशीला पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ एज अ शराब, ठीक है। इससे ये चीज ताड़ व खजूर के पेड़ से ताड़ी बनाई जाती है। लास्ट है कि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार की जो है जड़ी बूटियां से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये हमारे वनों के लाभ थे। कितने सारे लाभ हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा बहुत ही असंख्य पेड़ जो हैं वो हमें कोई किसी ना किसी रूप में फायदा पहुंचाते हैं, लाभ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त, अब ये लाभ लिखवा दिए हैं कि इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे कि जो पेड़ों से जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। जैसे हमने बताया आपको, तेंदू का पत्ता है, तेंदू के पत्ते से जो है बीड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम चलाया है, तेंदू के पत्ते से संबंधित उद्योग और कार्यक्रम चलाए हैं। तो वो क्या कार्यक्रम है, तो सबसे पहले देखते हैं जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार के वनों पर आधारित कार्यक्रम, जो आपके SC ST लोगों के लिए, जो गरीब तबके के स्थानीय ग्रामीण हैं, जिनके मतलब जहाँ पे वो ग्रामों में रहते हैं, उनके ग्रामों से जो आपके वन वगैरह बहुत नजदीक हैं, स्थानीय लोग जो हैं उनके लिए, SC लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट जो हैं, अनुसूचित जातियां, ST लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए ये इनसे संबंधित कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि वो भूखे ना मरे, किसी न किसी तरीके से वो इनसे वनों से लाभ कमा के अपना जीविकोपार्जन करते रहें। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों पर आधारित कार्यक्रम में सबसे पहले आता है जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम। ये केवल स्थानीय ग्रामीण लोगों के लिए और SC ST लोगों के लिए चलाए गए कार्यक्रम है। ये उन प्रदेशों में चलाए जाते, उन जिलों में चलाए गए हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर वन बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। जैसे आपका ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली। हमने बताया था ना आपको ये लिखवाते समय कि वन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये सारी वनों के उसमें भी नाम थे जिलों में। तो ये जिले यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके वन पाए जाते हैं। और इन्हीं जिलों में ये मतलब देखने वाली बात है कि इन्हीं जिलों में जनजाति, अनुसूचित जनजातियां और जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर उसी तबके के, वो और अनुसूचित जातियां जो हैं वो बहुत मात्रा में, बहुतायत मात्रा में इन्हीं जिलों में होती हैं। जब हमने अनुसूचित जनजातियां आपको पढ़ाया था तब भी आपको लिखवाया था कि यही सारे इलाके थे जहाँ पे वन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी रिहायशी लोग जो होते हैं ना, जो इन वनों को तबाह करके फैक्ट्रियां और वो बड़े बड़े वो लगा लेते हैं, वो अभी शायद कम पहुंचे, इसलिए वन जो है टिके हुए हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से इन लोगों के लिए, SC ST लोगों के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया है जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, ये SC ST लोग या स्थानीय नजदीक ग्रामीण जो लोग होते हैं वनों से, वहां पे रहने वाले आसपास के वनों में जाते हैं और जो भी वृक्षों से, पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां होती हैं वो मतलब उससे वाकिफ होते हैं, उनको बीन बीन के चुन चुन कर लाते हैं और इस तरीके से लाकर जो है वो एक जगह मतलब उनको एकत्र करना होता है। वहाँ जड़ी बूटियों का संग्रह जो होता है राज्य वन निगम द्वारा, राज्य वन निगम द्वारा किया जाता है।
ठीक है। और राज्य वन निगम द्वारा निर्बल वर्ग के लिए, जो निर्बल असहाय वर्ग है ना, SC ST जो हमने आपको बताया, स्थानीय ग्रामीण लोग, उनके लिए किया जाता है ये। और वो लोग लाके जड़ी बूटियां वहां पे संग्रहित करते हैं, ठीक है, और फिर उनका पारिश्रमिक जो उनका मेहनताना होता है वो सरकार उन्हें देती है। इस तरीके एज अ रोजगार है ये उन लोगों के लिए, ठीक है। वो लोग वहां पे बेरोजगार नहीं बैठे हैं, ये उनका काम है, करके लाते हैं, और सरकार द्वारा उन्हें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मेहनताना दिया जाता है। और इससे कम से कम 5,000 फैमिली वहां की जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इससे जो SC ST तबके के लोग हैं, 5,000 फैमिलीज जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनका रोजगार चल रहा है जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम से, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, ये तो आ गया आपका, इसमें दूसरा आपका है तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यक्रम। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यक्रम, वहां पर जो वनों में तेंदु के पत्ते पाए जाते हैं, हमने आपको बताया ना, उससे बहुत बड़े पैमाने पर उस पत्ते में बीड़ी का कारोबार होता है, बीड़ी बनाई जाती है। तो क्या है, सरकार ने यहाँ पे इसी राज्य वन निगम द्वारा, यहाँ पे भी राज्य वन निगम यही इस काम को करवा रही है। लेकिन अब क्या है, तेंदु के पत्ते में कार्यक्रम में क्या हुआ है कि उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। उनको क्या करा जाएगा, जब वो मतलब लेके आते हैं SC ST स्थानीय लोग, आदिवासी लोग, तेंदु के पत्ते इकट्ठे कर करके, उनकी लेडीज होती हैं, ज्यादातर काम जो है वो महिलाएं करती हैं वहां पर, ठीक है। तो वो लाती हैं जब, तो और वहां पर एक जगह जो है जो भी संग्रहालय बनाया गया है, संग्रहण गृह जो भी होता है, वहां पे इकट्ठे कर देती हैं वो। उसके बाद उनको मेहनताना ना देके उनका जो है जितना भी परसेंटेज होता है, ठीक है, जितना परसेंटेज होता है वो 50%, जितना भी मुनाफा होता है ना महीने के एंड में, तो उसका 50% उनको मुनाफे के तौर पर उनका परसेंटेज निश्चित कर दिया गया है कि आपको 50% जो है, 50% राज्य सरकार का होगा, 50% आपको मुनाफे के तौर पर दिया जाएगा। इससे क्या है, उनकी भागीदारी हो गई ही है इस जो उद्योग है, तो वहाँ के लोगों को इससे रोजगार भी मिला है, और जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग इसको काम को करने के लिए आगे आए हैं। एक बार हम किताब की बुक की भाषा में आपको बता देते हैं कि क्या है। तेंदुपत्ता संग्रहण 1983 में तेंदुपत्ते का संग्रहण राज्य वन निगम द्वारा निर्बल वर्ग SC ST लोगों के द्वारा सुनिश्चित पारिश्रमिक पर कराया जाता था। मतलब 1983 में कराया जाता था, लेकिन फिर पारिश्रमिक खत्म कर दिया गया। लेकिन नवंबर 2010 से सरकार ने पूर्व नियम में संशोधन करते हुए तेंदुपत्ता से प्राप्त शुद्ध आय का 50% मजदूरों को देने का निर्णय लिया। अब उनको 50% भागीदार बना लिया गया उसमें। प्रदेश के वही सब जिले हैं जो आपके जड़ी बूटी एकत्रीकरण करने वाले जिले हैं, वही सब इसमें भी आते हैं। तो यहाँ पे इन जनपदों में तेंदु का पत्ता बहुतायत रूप में मिलता है, ठीक है। अब हमने आपको लाभ बताए और उत्तर प्रदेश सरकार के वनों पर आधारित 2 कार्यक्रम भी बताए हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वन नीति की ओर। 1998 में, कल हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने ही अपनी वन नीति 1998 में डिक्लेयर करी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो है 26 दिसंबर 1998 को अपनी वन नीति की घोषणा करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब करी अपनी वन नीति की घोषणा? 26 दिसंबर 1998 को।
अब इस नीति की, ये तो आपको पता ही है, इस नीति की प्रमुख बातें देख लेते हैं कि इस नीति की जो प्रमुख बातें थी ना वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कल भी बताया था कि पूरे प्रदेश के 33.33% भाग पर, टोटल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल पर वनों को लगाया जाएगा बृहद मात्रा में। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। ठीक है, नंबर 1, 33.33% क्षेत्रफल पर, यूपी के क्षेत्रफल के संबंध में बात हो रही है। टोटल जितना क्षेत्रफल है उसके 33.33% क्षेत्रफल पर वन लगाने की योजना तैयार की गई। एक बृहद प्लान बनाया गया, वह बृहद प्लान बनाया गया, बृहद योजना बनाया गया कि जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पर अब इस काम को करवाया जाएगा कि इतने क्षेत्रफल पे वन लगाने ही लगाने हैं। अब दूसरा है व्यापक स्तर पर सभी वर्गों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर उस योजना का एक भाग ये था कि जब ये योजना बनाएगी, प्रारूप बनाएगा, तो उसका एक भाग ये था कि 33% पर लगेगा क्षेत्रफल पे वन लगाए जाएंगे। दूसरा ये था कि प्रदेश पर व्यापक स्तर पर जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग हैं, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इस काम में अच्छी रहती हैं, तो महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो, और जो निर्बल वर्ग हैं उनको विशेष महत्व दिया गया इस योजना में। उनको वृक्षारोपण के लिए उनसे उनका सहयोग लिया जाएगा बड़ी मात्रा में। ठीक है, इस योजना का एक पॉइंट ये भी था कि सभी वर्गों से, विशेषकर महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण जो आते हैं, उनकी भागीदारी प्राप्त की जाएगी वृक्षारोपण के लिए। तीसरा है आपका SC और ST। आप जान गए होंगे SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, तो इन लोगों को, SC ST को महुआ है और चिरौंजी, शहद तथा मोम। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी, महुआ, चिरौंजी, शहद, मोम। इनके एकत्रीकरण के लिए मोम का एकत्रीकरण निःशुल्क करने दिया जाएगा। ठीक है, जो SC और ST के लोग हैं या निर्बल तबके के लोग हैं, असहाय तबके के लोग हैं, उनको वनों में जाकर उनको रोका ना जाए वनों में जाने से, ताकि वो, और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए उससे, जैसे टैक्स वगैरह लिया जाता है, जाकर वो इन चीजों को, महुआ हुआ, चिरौंजी हुआ, शहद हुआ, मोम हुआ, इनका एकत्रीकरण करके ला सके अपने लिए, और जो है अपने रोजगार का साधन जुटा सके। फिर है चौथा, 3 हो गए हैं। चौथा है सामाजिक वानिकी।
देखिए सामाजिक वानिकी शब्द आया है, तो इस पहले इस शब्द को क्लियर कर दें कि सामाजिक वानिकी क्या होती है। तो सामाजिक वानिकी है कि समाज के लिए, मतलब समाज की भलाई के लिए, समाज के ही द्वारा, समाज में कौन रहते हैं, आप और हम जैसे लोग ही तो रहते हैं, तो समाज के लिए, समाज के द्वारा, समाज की भलाई के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर क्या लगाए जाएंगे, वनीकरण किया जाना। सामाजिक वानिकी से मतलब है समाज की भलाई के लिए समाज के लोगों के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण, वन लगाया जाए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो वो होता है समाजीकरण, सामाजिकी वानिकीकरण। ठीक है, सामाजिक वानिकीकरण कार्यक्रम को त्रिस्तरीय, 3 स्तरों पर पंचायतों, पंचायती संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाया जाए और अच्छी संस्था को पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, क्या था सामाजिकी वानिकी के अंतर्गत कि सामाजिकी वानिकी कार्यक्रम जो है उसको 3 स्तरों पर चलाया जाए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय माध्यम। इन स्तरों पर कौन चलाएगा, पंचायती राज संस्थाएं चलाई जाएंगी। और फिर ये भी उसमें कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं इनको 3 स्तरों पर चलाएंगी उनको पुरस्कृत भी किया जाए। कैसे, उनके बहुत, जो भी संस्था जो है जिस भी स्तर पर अच्छा काम करेगी ना, मतलब वन लगाने के संदर्भ में, तो उनको पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कृत करने का एक नजरिया ये भी था कि मतलब जब लोगों को पता होगा ना, संस्थाओं को, कि हमारे अच्छे काम के लिए हमें मतलब कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब मेहनत के साथ करने की कोशिश करेंगी। सब आगे एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में सबसे अच्छा अपना जो होगा वो देंगी। तो एक ये था। फिर है वानिकी कार्य को, चौथा है वानिकी से संबंध, तो मतलब तो समझ में आ गया है ना, मतलब वन लगाने से संबंध। वानिकी कार्यक्रम को रोजगार परक बनाया जाए। ठीक है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की और दूसरी मतलब रोजगार होते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वानिकी कार्यक्रम, जो वन लगाने से संबंधित कार्यक्रम है, उनको भी रोजपरक बनाए जाने के लिए कहा कि जो लोग इसमें भाग लेते हैं उनको भी पारिश्रमिक दिया जाए, मेहनताना दिया जाए। तो इसको रोजगार परक बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आगे है, लास्ट है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री की अध्यक्षता में राज्य वानिकी परिषद, राज्य वानिकी परिषद की स्थापना
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की जाए। क्यों की जाए? ताकि वानिकी कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके। ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये जो है राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की जाए, ताकि जितनी भी वन से संबंधित नीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि जब तक किसी को नेतृत्व नहीं सौंपा जाएगा, नेता नहीं बनाया जाएगा, तो क्या है कि कार्यक्रम दस्तावेजों पर आएंगे, कागजों पे आएंगे और हवा निकल जाएगी, उनकी कोई भी जो है वो पूरा नहीं हो पाएंगे। जितना पैसा आएगा वो सब आगे पीछे ऊपर नीचे वाले लोग खा जाएंगे हैं और वहीं का वहीं रह जाएगा ये कार्यक्रम। तो एक ऐसा नेता बनाया जाए, तो मुख्यमंत्री को ही बनाया जाए, तो मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम का जो राज्य वानिकी परिषद है इसकी स्थापना की गई, उनको नेता बनाया गया, ताकि वो हर साल कितना काम हुआ है वन नीति पर, ठीक है, वन जो नीति बनी है 1998, उन पर कितना कार्य किया गया है, इसकी वो समीक्षा की जा सके। जो काम हो उनको पुरस्कृत किया जाए और जो काम नहीं हुआ हो उसको जोर देकर करवाया जाए। तभी जो है ज्यादा क्षेत्र पे, उत्तर प्रदेश की ज्यादा क्षेत्र पर वानिकी कार्यक्रम हो सकेगा और जो निचले तबके के लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। लाभान्वित तो हम जैसे लोग भी होंगे, क्योंकि जब पेड़ होगा तो जो है हमें भी तो उससे फायदे होंगे। कितनी चीजें बताई हैं अभी हमने लाभों में, वनों के लाभों में, तो वो सब हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है।